अर्जुन कैसे अपनी स्थिति का विवरण दे रहा है, जो निरंतर ऐसी स्थिति में जी रहे हो, अब वो सुनेंगे कृष्ण की। बस कोई कोई होता है जिसमें ये ईमानदारी होती है कि माने कि उसकी जिंदगी बड़े संकट में है। कृष्ण तुम्हारे प्राण तभी बनेंगे जब तुम अपने आप को पाओगे घोर विपदा में, और घोर विपदा में हम सभी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने पशु क्रूरता के संबंध में काम करना शुरू किया था 1994 में, तो जागरूकता भी बहुत कम थी, लेकिन शायद उस तरह की इंडस्ट्रियल क्रूरल्टी भी बहुत कम थी जो हम अब देख रहे हैं। प्रोग्रेसिवली मीट की डिमांड के साथ, एंटरटेनमेंट की डिमांड के साथ, एक्सपेरिमेंट्स की डिमांड के साथ, और लोगों की तमाम तरह की विलासिताओं की अननेसेसरी डिमांड्स के साथ अब जिस कदर पशुओं पर, जिस क्वांटिटीज़ में पशुओं पर क्रूरता हो रही है, वो पहले मतलब बिल्कुल भी ना देखी थी ना सुनी थी। आज के डेट में 100 बिलियन लैंड एनिमल्स को, मतलब मछलियों को तो हम टनेज में गिनते हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। 100 बिलियन लैंड एनिमल्स को हर साल काटा जाता है सिर्फ मानव भोजन के लिए। 90 बिलियन जानवरों पर हम एक्सपेरिमेंट्स कर देते हैं। ये सब जो है, ये क्या है? ये एक तरह का होलोकॉस्ट है जो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, और ये अनसस्टेनेबल है। ये शायद जहाँ हम खड़े हैं, ये चरम सीमा है, ये चरम सीमा प्रतीत होती है। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हम करोड़ों मुर्गियों को इतनी इतनी सी जगह में आजीवन कैद करके रख लेते हैं कि हमें उनसे रोज़ एक अंडा चाहिए, और जिस दिन वो अंडे देने कम करेगी हम उसको मार देंगे। ये ना हमारे भारतीय संस्कृति में है इस प्रकार का पशुपालन, और ना हमारी इंसानियत की नियत ऐसी होनी चाहिए कि इस्तेमाल करो और खा जाओ। तो आपने कहा लगभग 30-35 करोड़ जानवर, जिसमें मछलियाँ शामिल नहीं हैं, प्रतिदिन दुनिया प्रतिवर्ष आपने कहा 100 बिलियन 100 बिलियन है। तो ये दुनिया भर में हो रहा है। भारत में आपने क्या देखा है? 94 में आपने काम शुरू करा था, तो 94 और आज में लगभग कितने गुना मोटे तौर पर प्रति व्यक्ति मांस की खपत बढ़ी होगी? Kinds of cruelty we can definitely talk about. The kinds of cruelty that did not exist in the past. तो इसमें आप रुझान क्या देख रही हैं? एक तो ये है कि खपत बढ़ रही है निश्चित रूप से, और वो प्रतिशत में नहीं बढ़ी है, वो कई गुना बढ़ी है। तो ये बात। दूसरा, कितने तरीकों से जानवरों के ऊपर हम हिंसा कर रहे हैं, और पिछले 20-30 साल में ही ये हिंसा इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपका अनुभव क्या रहा है? तो एक तो अब तादाद इतनी बढ़ गई है इंसानों की, उन सबको कुछ जिनका फाइनेंशियल स्टेटस जैसे ही एलिवेट होता है तो सीधे सब्जी से मुर्गा खाने पे आ जाते हैं और समझते हैं कि ये शायद लग्जरी है। सो ये रुझान हमने ज़रूर देखा है, और इसी को करके अंडे और मुर्गों की जो अब फैक्ट्री फार्मिंग हो रही है, वो पहले कभी भी न देखी थी ना सुनी थी। अब हर जगह बैटरी केज फार्म्स होते हैं, यहाँ तक कि हमने पिग्स के लिए भी जेस्टेशन क्रेट नाम की एक फैक्ट्री फार्मिंग शुरू कर दी है, जिसमें बस जो मादा सूअर होती है उसके लेटने भर की जगह होती है, जिससे कि वो बच्चों को दूध पिला सके। ना वो खड़ी हो सकती, ना चलना तो बहुत ही दूर की बात है, वो अलट पलट भी नहीं कर सकती है। इसी तरह अब गायों की भी मिल्किंग मशीन, जहाँ पे स्टॉल फीडिंग होती है, पहले जैसे हम दूध के कार्टन्स में देखते हैं कि चारागाह बने हुए हैं और गायें चर रही हैं, ऐसी तस्वीरें बढ़िया सी लगाते हैं, ऐसा किसी गाय के साथ नहीं होता। भैंसों का दूध ज़्यादातर निकाला जाता है बेसमेंट्स में, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, आजीवन 1.5 फुट की चेन से बंधी हुई बेचारी ये जानवर। पहले इस प्रकार नहीं होता था। अब जैसे जैसे हम न सिर्फ खुद की खपत कर रहे हैं बल्कि बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी बन गए हैं, और जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा दूध जब तक वो दे सके तब तक तो बहुत बढ़िया है, और जैसे ही कम अंडे देने लगे मुर्गी या कम दूध देने लगे भैंस, तो सीधे उसको काट के उसका मांस भी एक्सपोर्ट होता है। बच्चा मर जाए तो और भी अच्छा, काफ लेदर
है ना, वो और भी महंगा बिकता है। तो हर चीज़ में फ़ायदा, हड्डियों से भी फ़ायदा, खुर से भी फ़ायदा, यहाँ तक कि उसके बचे हुए मांस की खुरचन से भी पेट फूड बना देते हैं, वो भी फ़ायदा। और हर तरह से अपने खर्चे बचा लेते हैं, यानी बूढ़े जानवर की हमें देखभाल नहीं करनी, सड़क पे छोड़ देंगे, उसके बाद कोई संस्था पाले या कॉरपोरेशन पाले, वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। जो लोग उसका खून पी के जिन्होंने कमाया पैसा, वो तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। ये एक ऐसी अनोखी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है जहाँ पे हम मछलियों को, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वाकया बताती हूँ। यूपी में कई जगहों पर मछली पालन के नाम पर जो हो रहा था, हम देखने के लिए गए तो देखा कि गांव के लो लाइंग एरियाज़ में पानी वानी भर के और सारे घरों के सीवेज पाइप्स उसमें लाकर छोड़ दिए। अब वो जो मानव मल मूत्र निकल रहा है वो स्ट्रेट अवे उस गंद में जा रहा है जहाँ उन्होंने मछलियों के बच्चे छोड़ दिए। वो उस मानव गंद को खा रहे हैं और उसमें खूब सारा एंटीबायोटिक डाल दिया जिससे मरे ना, और जैसे ही उनका थोड़ा वेट पुट ऑन होता है उनको उठा के बेच दिया। तो जो लोग समझ रहे हैं अरे ये तो मछली जल की रानी है, वो सीवेज में से आ रही है। दिल्ली में खुद कोटला मुबारकपुर में भैंस का डेयरी फार्म है खूब बड़ा, बिल्कुल अवैध, सबको हफ्ता वसूली करके, कोई वहाँ पे परमिशंस की आवश्यकता नहीं, सब आँख मूंद के सरकार बैठती है। और भैंसें कहाँ बनती हैं? सीवेज के ड्रेन के अंदर बंधी हुई, बैठे तो डूब जाए सीवेज में, मानव मलमूत्र में। ये हालत है। यहाँ से हम अपने दूध, हम अपने अंडे इस इतनी गंद में से लेते हैं कि मुझे लगता है ये अनसस्टेनेबल है। अब जिस प्रकार की क्रूअल्टीज़ हम देख रहे हैं भारत में, अब हम ऐसे हीनियस ऑफेंसेस देख रहे हैं कि 4 बच्चे गए मेडिकल कॉलेज की छत पे से कुत्ते को नीचे फेंक दिया। ये तो एक अजीब विकृति है दिमाग की। ऐसी विकृतियाँ बढ़ती जा रही हैं। हम सेक्शन 377 आईपीसी के ऑफेंसेस अब बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये क्या है ये सेक्शन? ये सेक्शन डील करता है अननेचुरल सेक्स विद एनिमल्स के साथ। सो ये बहुत ही ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है और ये बेसिकली दर्शाता है एक तरह की मानसिक विकृति पे। लेकिन हम देख रहे हैं कैटल, बफलोज, भेड़ बकरी, अब कुत्ता बिल्ली भी हम क्रूअल्टी करते हैं। पिछले 20-30 साल में ही ये इतनी तेज़ी से कैसे हो गया? क्योंकि ये जो पूरा आपने रुझान बताया ये बिल्कुल उसी समय का है जिस समय पर आप इस क्षेत्र में सक्रिय हुई, और कुछ हुआ तो है हिंदुस्तान में 90 के दशक के बाद से, जो हर तरीके से आदमी का मन इतना हिंसात्मक हो गया है और जानवरों को इतने तरीक़ों से मारना, हर तरीके से उनका भोग कंजम्पशन करना। आपने क्या देखा है ग्राउंड पर? क्यों चल क्या रहा है? क्यों? मुझे लगता है कि इसका एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण इंटरनेट भी है। अब इंटरनेट से एक तो हमें नए तरह की क्रूरताएं पता चलती हैं, दूसरा कि इंटरनेट के माध्यम से लोगों की चाहतें इतनी बढ़ गई हैं, उनके एस्पिरेशंस इतने बढ़ गए हैं, जो जहाँ है उसको वहाँ संतुष्टि है ही नहीं। पहले बड़ी सिंपल लिविंग हुआ करती थी, जो खाना पीना, अच्छे कपड़े, 2 प्रकार के कपड़े होते थे, घर के एक बाहर के, सब खुश रहते थे। अब तो हर इतनी ज़रूरतें बढ़ गई हैं लोगों की कि वो भले ही वो जानवरों से कमाने का तरीका हो, जैसे हम देखते हैं मीट एक्सपोर्ट, कोई आवश्यकता नहीं है मीट एक्सपोर्ट करने की भारत को। जब हम जिस देश में गाय को पूजा जाता है, जिस देश में दूध को पूजा में चढ़ाया जाता है, वहाँ पे आप बड़े जानवरों के मांस को इस तरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि आप वर्ल्ड में नंबर 1 बन गए, और वो भी इतना अच्छी क्वालिटी का भी नहीं आप बना पा रहे हैं कि जो कोई यूरोपियन या कोई डेवलप्ड देश लें। ये तो सब हम वी आर बेसिकली द वर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल कीपर्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। एंड और हमारी इतनी एंडेमिक डिजीज़ेज़ हैं जिनको हम
निपटा पा रहे हैं, भले वो ब्रूसेलोसिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, FMD हो, ये सब बिल्कुल हमारी वैक्सीन्स फेल हो रही हैं। कोरोना में तो हमने पता नहीं क्या किया, लेकिन पिछले साल जितनी भी वैक्सीन्स FMD की लगी पूरे देश में सब फेल हो गई, तमाम आउटब्रेक्स। FMD क्या है बताइए। FMD एक बीमारी है जो फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसको बोलते हैं, कैटल में होती है, जहाँ उनके खुर सड़ने लगते हैं और उनका मुंह पक सा जाता है, और फिर वो अगर बहुत इंटेंसिव इलाज ना किया जाए तो मर जाती हैं। तो क्या करते हैं, FMD होते ही सीधे स्लॉटर हाउस भेज देते हैं, और उस FMD से ग्रसित जानवर का मांस या तो डोमेस्टिकली या किसी और देश में कंज्यूम होता है। अब कोई डेवलप्ड कंट्री तो बिना टेस्टिंग के लेगा नहीं और ये मांस रिजेक्ट हो जाता है। तो ये कहाँ भेजते हैं, मिडल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, उस प्रकार के देश, वियतनाम, जो कुछ भी ले लेते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम अपना मीट एक्सपोर्ट करते हैं और फिर सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने हुए हैं, क्योंकि क्वांटिटीज़ में खपत यहाँ हो जाती है। चाइना को हम बहुत मांस एक्सपोर्ट करते हैं बाय द वे, मगर वो किस रूट से जाता है, डायरेक्टली चाइना को नहीं जाता, यहाँ से वियतनाम, वियतनाम को चाइना, हाई सीज से ही शिप्स टर्न हो जाते हैं। दिस इज समथिंग वी एस्टैब्लिश्ड कि वियतनाम तो इतना सा कंट्री है, लेकिन उनका मीट उनको जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो तो उनकी पॉपुलेशन खा ही नहीं सकती। तो पता चला कि वो तो हाई सीज से चाइना को एक्सपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो बॉक्सेस में पैक हो जाते हैं उसमें चाइना का ही पूरा सब कुछ लिखा होता है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट हमने तरीके निकाल लिए हैं और पैसा कमाने। तो भारत पिछले 30 साल में पशुओं के प्रति भयानक रूप से हिंसक हो गया है। एक कारण आपने इसमें इंटरनेट कहा, और भी कई कारण होंगे, उन पर अभी सोचेंगे। लेकिन ज़मीन पर आपने जो दशा देखी है, जो काम करा है, उसमें ये स्पष्ट है कि स्थिति बिल्कुल भयावह है। बिल्कुल, लोगों में टॉलरेंस कम हो गई है, मुझको लगता है। सबको अपना घर उन्होंने सुंदर सा बना लिया है, फिर उनको लगता है कि अब तो ये न्यूयॉर्क जैसा होना चाहिए, इस RWA में कोई कुत्ता नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुत्ता दिखेगा, भौंकेगा, कोई उस कुत्ते को खाना खिला देगा, या जाड़े में कोई उसके लिए बोरी रख देगा, तो वो लड़ने पहुंच जाएंगे। तो लोगों में एक आक्रोश कुछ ज़्यादा ही पनप गया है। पहले इतना नहीं देखा जाता था, अगर पड़ोसी कोई कुछ कर रहा है तो उसको कहने में भी शर्म आती थी कि अरे आस पड़ोस की बात है। आजकल लोगों के अंदर वो भाव ही नहीं रह गया है कि अरे पड़ोसी है तो ऑलमोस्ट एक फैमिली का एक्सटेंशन जैसे है। सो दोज थिंग्स विच आर वेरी इंडियन, वो हम लूज़ कर रहे हैं। अब हम अपने घर की बालकनी पे कबूतर नहीं बैठे देखना चाहते। यहाँ कई RWAs हैं, उन्होंने जालियाँ लगा दी हैं बिल्डिंग के ऊपर। अरे कर दी उसने, बीट तो कहा पानी से साफ कर लो, क्या है बुरा उसमें। अब हम कुत्तों से परेशान हैं, बिल्लियों से परेशान हैं। पहले गाय आती थी, पहली रोटी गाय को मिलती थी, आखिरी रोटी कुत्ते को मिलती थी। हर घर से थोड़ा बहुत तो होता ही था, बट वो सेंटिमेंट जा चुका है। और मुझे लगता है ये विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हमारी ये एथिकल बेडरॉक जो हमारा फाउंडेशन है वो हिल जाता है, तो फिर हम किस चीज़ को क्लच करें। और ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें इंसान बनाती हैं। तो हम आधुनिक हुए हैं पिछले 30 साल में। आपने सन 94 में काम शुरू करा, सन 91 में भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ था। उसके बाद से हम और ज़्यादा आधुनिक हो गए। हमारे पास न सिर्फ विदेशी माल आ गया, विदेशी ब्रांड्स आ गए, बल्कि विदेशी विचार भी आ गया। और हमारे लिए ये प्रगति का पैमाना हो गया कि हम खुद बातचीत में, विचार में, खान पान में कितने ज़्यादा अभारतीय हैं, अन इंडियन हैं। तो जिसको हम मॉडर्निटी कहते हैं, और ख़ास तौर पे जो ये नई जनरेशन्स हैं, इनके नए नए नाम हम देते रहते हैं। 90s वालों को एक देते हैं, XYZ और मिलेनियल्स, और ये सब नाम हम देते रहते हैं। तो ये सब जो हैं, ये इंसानियत में और ज़्यादा गिरे हुए हैं। मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूँ, इनकी शिक्षा ऐसी हुई, इनकी परवरिश ऐसी हुई, इन पे प्रभाव ऐसे पड़े, इनकी तो उम्र कम है, इनको मैं क्या दोष दूँ। लेकिन ये तथ्य है कि हिंदुस्तान की आबादी, और विशेषकर जो युवा आबादी है, वो और ज़्यादा हिंसक, क्रूर, असंवेदनशील और
जानवरों जैसी ही होकर के हमारे सामने आ रही है। उम्मीद इन्हीं पर रखनी होगी कि ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर हम प्रतिशत में देखें कि मांसाहारी किस एज ग्रुप आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा हैं, तो शायद हम पाएंगे कि जो युवा पीढ़ी है इसमें ही मांसाहारियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। माने ज़्यादा संभावना यही होगी किसी घर में कि माँ बाप मांस नहीं खाते थे, बच्चा मांस खाता है। इस बात की संभावना कम होगी कि माँ बाप तो खाया करते थे, लेकिन जो जवान लड़का निकला वो इतना संवेदनशील था और उसके ऊपर इतने अच्छे प्रभाव पड़े थे कि उसने मांस खाना बंद कर दिया या वो वीगन बन गया। ऐसी संभावना कम है। अनफॉर्चुनेटली मैं पहले वाली कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ। मेरे माँ बाप नहीं खाते थे और मैं इतना खाती थी कि शाकाहारियों का मजाक उड़ाती थी और घास फूस खा रहे हो ऐसे करके ताने मारती थी। और 16-17 साल की उम्र तक मैंने मांस खाया और बड़े चाव के साथ खाया। और उसके बाद एक बार मेनका गांधी जी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स जो लखनऊ में थी, उनके साथ काम करते हुए कुत्ते को हम ड्रेसिंग कर रहे थे और उसके कीड़े वीड़े थे। दैट वाज प्रोबब्ली एक और इकलौती बार जब मैं बेहोश हो गई थी वो देखकर। देन आई रियलाइज कि मतलब ये क्या कर रही हूँ मैं ये। आई मीन एक जानवर को बचा रहे हैं, दूसरे को खा रहे हैं, और वो जिसको हम खा रहे थे उसके माँ बाप भी थे। उसकी कत्ल किस प्रकार हुआ, जब ये सब हम सोचना शुरू किया। और इसके बारे में उस समय तो इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो सेल्फ स्टडी से जितना हम सीख समझ पाए तो मुझे शर्म आई अपने ऊपर कि मैं अपनी प्लेट में किसी के आंसू, किसी का खून, किसी की चीख पुकार परोस रही हूँ। और वो दिन था कि दैट वाज इट। वो एक तरह से बल्ब जल जाता है ना, तो वो बल्ब जल गया। बट लोगों में अब जनरली बच्चों में एक तरह का डिस्कनेक्ट आ गया है। वो बटर चिकन को एक मुर्गी के साथ रिलेट ही नहीं करते। अब ये जो लिशस और किन्हीं प्रकार की कंपनीज़ के एड्स हम देखते हैं टीवी पे, तो बहुत खुशी के साथ वो दिखाते हैं किसी जानवर का मांस, उसकी लाश, उसका शरीर, उसमें लोग खुशी मना रहे हैं और ये वो। किसी को अपनी अक्ल बिल्कुल दरकिनार कर देनी पड़ेगी उसको एंजॉय करने के लिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो यंगर लॉट हैं, जिन्होंने कभी बूचड़ खाना नहीं देखा, जिन्होंने कभी जानवर का पालन देखा ही नहीं, कभी किसी मुर्गी के साथ इंटरैक्ट नहीं किया, या कभी किसी भैंस को हाथ नहीं लगाया, वो उनके लिए मांस इज लाइक अनदर ऑब्जेक्ट, इट्स लाइक टिश्यू पेपर, है ना। तो ये डिस्कनेक्ट जो है वो मुझे लगता है बहुत घातक है। और जब ये डिस्कनेक्ट मिटाया जाता है तो हमें उत्साहवर्धक परिणाम मिलते हैं। मुझे लगता है बहुत बहुत जल्दी मिलते हैं। मतलब अगर हम ये जो युवा पीढ़ी है इसको ये दिखा सकें कि तुम जो खा रहे हो वो वास्तव में चीज़ क्या है, वो कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी की देह है, किसी का शरीर है जिसके तुम्हारे ही जैसा खून था, जो जीना चाहता था लेकिन उसकी गर्दन काटी गई ताकि तुम थोड़ी देर के लिए ज़बान का स्वाद ले सको। ये चीज़ उनको अगर दिखाई जाए तो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दिखा तो हम ये भी सकते हैं कि गर्दन कटती भी नहीं है। दिल्ली में 2 से 5 लाख मुर्गे काटे जाते हैं गाज़ीपुर मुर्गा मंडी में। गर्दन नहीं काटते हैं वो, उतना टाइम किसी के पास नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, खूब सारी डिमांड है। इतने सब लोग तो चिकन टिक्का, किसी को चिकन ये, किसी को चिकन वो चाहिए। तो वो क्या करते हैं, पिंजरे में से मुर्गी को निकालते हैं 2 टांगें पकड़ के, और उसके पंख खिंचे फटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको दीवार पे से ठक से मारते हैं, एक बार नहीं तो कभी 2 बार, और उसके बाद अधमरी मुर्गी को एक हीप में फेंक देते हैं, पहाड़ टाइप का बना देते हैं। और उसके बाद जब वो अधमरी मुर्गियाँ खूब सारी इकट्ठा हो जाती है एक के ऊपर एक, तो पैर में पॉलीथीन बैग पहन के उसको चलते हैं उसके ऊपर, जिससे वो पिच के मर जाएं। तो ये है, आपने कहा गर्दन काटते हैं, तो मुझे लगा वो तो बहुत अच्छा होता अगर गर्दन ही काट देते तो।
लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे एक हो रहा है, और मैं खुद दिल्ली की स्लॉटर हाउस मॉनिटरिंग कमेटी में हूँ और मैंने बहुत बार उस जगह पर विज़िट किया है। कई सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ये बात है कि वहाँ पे इस प्रकार से काम होता है, लेकिन आज तक किसी विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी की, वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक भी मुर्गी नहीं कटनी चाहिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन आज की डेट तक धड़ल्ले से वहाँ पे कट रहा है। हम कंटेम्प्ट में भी गए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये सिर्फ लोगों की डिमांड है और वहाँ का माफिया है, मीट माफिया, जो बहुत ही आसानी से सब कानूनों को बाईपास करता है और बेसिकली पूरे सिस्टम को हाईजैक करता है। अराजकता की एक पराकाष्ठा है गाजीपुर। आई एम सॉरी आई वाज डिस्क्रिप्टिव इन माय। नहीं, उसकी ज़रूरत है। जो लोग बड़े चाव से बटर चिकन, चिकन टिक्का खाते हैं, बहुत ज़रूरत है कि उन्हें ये साफ साफ पता चले कि वो जो तुम खा रहे हो उसको कितने दर्द के साथ मारा गया है, उसकी जान ली गई है और बहुत तड़पा तड़पा के उसकी जान ली गई है। नहीं तो अभी तो चिकन ऐसे है जैसे सब्ज़ी है। कोई जो खाना चाहता है वो किसी दिन किसी मीट शॉप में जाके किसी मुर्गे की आंखों में आंखें डाल के देखे तो वो शायद नहीं खा पाएगा, क्योंकि इतना विश्वास मुझे इंसानियत पे है। बट ज़्यादातर लोग वो कनेक्शन स्थापित ही नहीं करना चाहते। इनकन्वीनियंट है वो सोचना, तो हटा दो। वो सोचना ही खराब है, नहीं सोचते। जो काम करना नहीं, किसी दोस्त ने कोई मदद मांगी, उस तो सोचो ही मत, उसको ब्लॉक कर दो। या हमें पेरेंट्स से कुछ हो, ब्लॉक कर दो। तो इसी तरह हम जानवर को भी ऐसे ब्लॉक कर देते हैं, बट उससे वो चला नहीं जाता, उसका दर्द वो वहीं रहता है और वो हमारे कर्मों के ऊपर भारी पड़ता है। अगर हम उसको जो है वो समय पे मदद ना कर सकें, मदद ना करें। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि लोग क्रूर ना हो, उतना ही बहुत है। अगर हम एक ऐसा लाइफस्टाइल जिएं जो पृथ्वी के लिए अच्छा हो, सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से अच्छा हो और किसी जानवर को तकलीफ ना पहुंचाए। नहीं चलाएं हम शेल्टर, चलिए, नहीं हम लड़ें किसी कोर्ट में, ना हम किसी पुलिस थाने में जाके कंप्लेन करें। कम से कम अपने हाथ पैरों से जो हम करते हैं, अपने मुंह में जो हम डालते हैं, उससे तो हम बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। आपने अभी कोर्ट की, थाने की बात की, तो इससे मुझे आपका जो कोर फील्ड है वो याद आया। मुझे बताइए कि कानून में क्या ऐसे उपाय हैं जिससे जानवरों को कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, कानून में कमियां क्या क्या हैं। आम जनता को पता भी नहीं है कि जानवरों से संबंधित भी कानून होते हैं। तो फिर भाई, जब जानवरों को प्राणी ही नहीं माना जाता, जीव ही नहीं मान रहे हम उनको कॉन्शियस ही नहीं मान रहे, तो हमें ख्याल भी कैसे आएगा कि इनके लिए भी कानून बन सकते हैं। पर कानून है ज़रूर, क्या है मुझे बताइए थोड़ा। सो ये कानून तो कॉमन लॉ के समय से हैं। जब ब्रिटिशर्स राज करते थे, 1890 में भी एक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जैसा कुछ था, लेकिन उसमें सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पे की गई क्रूरता को क्रूरता मानते थे। अगर आपने घर में किसी जानवर को मार कूट दिया तो कोई उसका पनिशेबल ऑफेंस नहीं था। होते होते जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर 1960 में हमारी एक तमिलनाडु की एक सांसद थी, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट चाहिए। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू इस बिल को पास कर दिया और उसके बाद ये 1960 के हिसाब से एक अच्छा कानून था। उस समय की अंडरस्टैंडिंग, उस समय की पेनल्टीज़ उस दौरान के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। 50 रुपये का जुर्माना, 100 रुपये का जुर्माना, बढ़िया था। लेकिन अब 62 साल बीत जाने के बाद ये कानून थोड़ा सा बस कागज़ भर कर रह गया है, मगर हम अभी भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसा जिससे कि हम जानवरों को राहत दे सकते हैं। एक तो ये समझना ज़रूरी है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट कोई इकलौता कानून नहीं है जानवरों के लिए।
बहुत सारे कानूनों में प्रावधान होते हैं जानवरों से संबंधित। जैसे हमारा एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो सारी वन्य जीवों के ऊपर लागू होता है, जो भारतीय वन्य जीव हैं। इसमें भी एक अमेंडमेंट आ रहा है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट में पेनल्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी एक अमेंडमेंट आ रहा है। इससे सबके लिए हम सरकार के साथ प्रयत्नशील हैं। मगर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट्स होती हैं स्टेट की, हर स्टेट की अलग अलग होती हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। आवारा गाय जो बोलते हैं, ये जो बेचारी डेयरी से निकाली हुई गाय होती हैं, उनको कहाँ रखना है, सड़क के कुत्तों का क्या करना है, पिग्स का क्या करना है, पालतू कुत्तों को कैसे रजिस्टर किया, ये सब प्रावधान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में होते हैं। तीसरा नेक्स्ट एक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। क्योंकि इसमें 2011 के लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशंस में बताया गया है कि किस प्रकार 3 प्रकार की चीज़ें चलेंगी: मीट शॉप, स्लॉटर हाउस और मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये कैसे बनने चाहिए, इनको कैसे जो है वो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा। छोटे हैं तो रजिस्ट्रेशन, बड़े हैं तो लाइसेंस, और उसका क्लासिफिकेशन भी उसमें दिया हुआ है। तो इन रेगुलेशंस के माध्यम से, और इसमें तो पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, 2 लाख रुपए पर डे तक की पेनल्टीज़ हैं, प्रोवाइडेड कि कोई रिपोर्ट करे और उसको फॉलो अप करे। ये रिपोर्टिंग डीओ फूड सेफ्टी को हो सकती है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी, ज़िले का एक अधिकारी होता है, उसको हो सकती है, या स्टेट के फूड सेफ्टी कमिश्नर को हो सकती है, या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत सरकार में है वहाँ पे हो सकती है, उनके सीईओ को या चेयरमैन को। अब ये तो हो गई जहाँ पे जानवरों को अवैध रूप से मारा जा रहा है। कानून ये है कि अगर जिस मीट शॉप या स्लॉटर हाउस या मीट प्रोसेसिंग यूनिट को लाइसेंस मिला है, उसको अपना लाइसेंस डिस्प्ले करके दिखाना पड़ेगा शॉप के बाहर। अगर डिस्प्ले नहीं है तो आप मान लीजिए कि उसके पास लाइसेंस नहीं है और आप उसकी शिकायत रेज कर सकते हैं। किसी भी मीट शॉप में जानवर को मारना अवैध है। मीट शॉप में सिर्फ मांस बेचा जा सकता है। जानवर को मारने के लिए स्लॉटर हाउस ही ज़रूरी है। अगर स्लॉटर हाउस के पास लाइसेंस नहीं है तो मतलब उसका चलना बिल्कुल भी नामुमकिन है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले दे रखे हैं, यहाँ तक कि 17/2/17 is the date of a common cause versus Union of India order, where सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन सारे कानूनों को इकट्ठा करके जो स्लॉटर हाउसेस पे लागू होते हैं कि इनको हर स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो बट कोई जाए तो सही, कोई स्टेट गवर्नमेंट को बोले तो सही कि यहाँ पे ये 4 दुकानें हैं जी नहीं होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो अपने थाने को ही बता दें। आईपीसी के सेक्शन 268, 269 में पब्लिक न्यूसेंस पर वो हो सकता है। फॉर इंस्टेंस मेरे घर के बगल में एक मीट शॉप है, मैं वहाँ पे मुर्गियों को क्यों देखूँ? मेरे लिए वो ऑब्जेक्शनेबल है, मुझे न्यूसेंस लगता है। और वहाँ पंख कभी कुछ हड्डी कहीं पड़ी रहे, किसी का पंजा पड़ा रहे, ये बीमारी फैलाने के भी तो तरीके हैं। तो मैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं, इंडियन पीनल कोड की धाराओं में सेक्शन 268, 269 में रिपोर्ट कर सकती हूँ और उसको हटवा सकती हूँ। सो तरीके बहुत हैं, प्रोविजंस हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल तो तब होगा ना जब किसी के मन में सबसे पहले जानवरों को लेकर के कुछ संवेदनशीलता हो। वरना कानून बना रहेगा पर पड़ा रहेगा, कोई उसका इस्तेमाल करेगा नहीं। इतना ही नहीं, उसमें जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है उसमें भी ये संवेदनशीलता होनी चाहिए कि ये मामला, ये मुद्दा गंभीर है और इस तरह की अगर कोई शिकायत आए तो उस पर कार्रवाई हो। नहीं तो शिकायत आएगी भी तो उसको रफा दफा कर देंगे, कह देंगे जानवरों को लेके क्या बात करनी है, अभी तो इंसान नहीं संभल रहे। तो ले दे करके बात आम आदमी की, भारतीयों की चेतना पर आकर के रुक जाती है। क्योंकि करना तो सब कुछ इंसानों ने ही है ना, कानून भी इंसान ने बनाए हैं, कानून पे अमल भी इंसानों ने करना है। स्लॉटर भी करने वाले इंसान है, खाने भी वाले भी इंसान हैं। अगर इंसान ही एकदम क्रूर हो गया है तो बात उसमें शायद इसीलिए अटक रही है। मेरी कर्म भूमि बहुत समय तक उत्तराखंड रही, और जब मैं वहाँ पे शुरू में जाती थी किसी थाने में कोई रिपोर्ट लेकर कि ये जी मुकदमा दर्ज कर लीजिए, हंसते थे मेरे ऊपर, और कि अरे ये जानवरों का भी कानून होता है, कुत्ता मारने पे भी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी मैडम, हंसते थे।
बट हमने ना हम डिमोरलाइज हुए, ना हमने हार मानी, उल्टा हमने कहा कि अरे आपको नहीं पता, और फिर उनको बैरक दिखाया। बिल्कुल कानूनी शब्दों में जब बात करी और इमोशनल नहीं हुए और डीमोरलाइज नहीं हुए, तो आज के डेट में आप उत्तराखंड के किसी भी थाने में जाकर अगर रिपोर्ट देते हैं, 10 में से 8 थाने शर्तिया उनको सब पता होगा, और हो सकता है कि 2 कोई नए बंदे आए हों व्हाटएवर, बट हमने वर्कशॉप्स करी, कैपेसिटी बिल्डिंग करी, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि 12-15 और राज्यों में। पुलिस के साथ वर्कशॉप्स, जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स के साथ वर्कशॉप्स, पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ वर्कशॉप्स। सो अब हम ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को सेल्फ एजुकेट किया। दूसरों को भी यही करना है, पहले अपने आप को सिखाना है, उसके बाद दूसरों को सिखाना है, और भले ही हमें बाल्टी से सागर खाली करना पड़े, हमें करते चले जाना है। आंकड़े बता रहे हैं कि जैसी हालत 5 साल पहले थी उससे ज़्यादा ख़राब हालत आज है, तो उस दृष्टि से बात अटक कहाँ पर रही है? बिल्कुल अच्छी बात है कि जवान पीढ़ी से उम्मीदें हैं, रखनी होंगी, उनके अलावा किससे रख सकते हैं, लेकिन उन तक बात पहुँच क्यों नहीं रही है, और उनकी सहभागिता जिस हद तक होनी चाहिए आपने क्या पाया है, क्यों नहीं मिल पा रही? कुछ तो ये कि शायद जैसा कि मैंने कहा, उन तक तार नहीं बन रहे हैं। अभी कितने ही कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस हमने किए हैं, और इन फ्यूचर अब ये लोग थोड़ा, अगर इनके कैंपस में कोई क्रूअल्टी होती है वगैरह वगैरह, तो बोलना शुरू करेंगे। मैं फिर भी समझती हूँ कि वो बहुत ही टिप ऑफ द आइसबर्ग वाला प्रॉब्लम है। जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं इंडस्ट्रियल एनिमल एग्रीकल्चर से, जहाँ पे ऐसे ऐसे जायंट्स बैठे हैं, बड़ी बड़ी दूध की कंपनियाँ, बड़ी बड़ी अंडे की कंपनियाँ, एक नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है जो किसी भी तरह सरकारी नहीं है बट दिखती सरकारी है। इसी तरह जो है, ये जो बिग जायंट्स हैं, ये इन्होंने सब तरह से कानून को डिसमेंबर करके रखा हुआ है, और इन्होंने एक कल्चरल चेंज कर दिया। अब जैसे वाइट रेवोल्यूशन हम बोलते हैं, कोई डॉक्टर कुरियन हुआ करते थे, इससे क्या हुआ है, एक गाय का कितना हम दूध खींच लें और कैसे हम उसके बच्चे को एकदम नदारद कर दें वहाँ से, और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध को बेच सकें। इसमें कौन सी बहुत ही मानवता की विकास की बात है? ये तो विकास है ही नहीं। लेकिन यही कंपनियां अपने आप को विकास के नाम पर प्रोटीन बोलते हुए तमाम तरह से एक्सप्लॉइट कर रही हैं इतने लार्ज नंबर्स में, कि जो अगर हम यूथ को अभी डेवलप कर भी रहे हैं फेलोशिप के माध्यम से, कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से, ये कब अपने उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां ये इनको चैलेंज कर सकेंगे? इनको तो हमें ही चैलेंज करना अभी मुश्किल। नहीं, तो आप इसको ऐसे देख रही हैं कि ये जो पूरी चीज़ है ये बिग कैपिटल और बड़ी कंपनियों द्वारा ड्रिवन है, कि इनके हाथ में वोट्स, इनके हाथ में पैसे, तो सरकार भी सब्सिडीज देती है, रेगुलेट नहीं करती। नहीं, पर जो चीज़ें आप कह रही हैं वो तो इनके हाथ में हमेशा रहेंगी ही ना। जी, बट फिर भी मुझे लगता है कि इनको रेगुलेशन के एम्बिट में लाना ज़रूरी है। एनिमल ट्रेड भी एक बहुत कोर इशू था जो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता था। यहाँ तक कि बचपन में हम बर्ड मार्केट्स वगैरह में मेरे पिताजी मुझे ले जाया करते थे कि हम चिड़िया खरीदते हैं और ये वो। नहीं, उस समय समझ थी कि हम पिंजरे में क्यों रख रहे हैं चिड़ियों को, लेकिन वहाँ उनकी हालतें देख के बहुत ख़राब लगता था। करते 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 अब हम इस मुकाम पे पहुँचे कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर फाइल किया कि ये इतना बड़ा एनिमल ट्रेड जो हो रहा है अनरेगुलेटेड है पूरे देश में, सरकार को कानून बनाने चाहिए। सरकार का बिल्कुल मन नहीं था कानून बनाने का, लेकिन कोर्ट ने, जुडिशरी ने स्टेप लिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट बना के पब्लिश किया, और फाइनली आज की डेट में हमारे पास पेट शॉप्स और डॉग ब्रीडर्स को रेगुलेट करने के कानून हैं, है ना। पहले शायद सपना सा लगता था कि अच्छा, आप रेगुलेट वो सब चीज़ें करा सकते हैं जिसमें जो हिंसा है वो मिनिमाइज हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा तो मांस का कंजम्पशन ही है। कानून के माध्यम से मांस खाने पर किसी तरह की वर्जना
तो लाई नहीं जा सकती, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हमारे संविधान के अगेंस्ट हो। वो तो भाई लोग कह देंगे राइट टू फूड और इन चीज़ों में आ जाता है, फ्री विल, फ्री चॉइस। तो अगर लोगों को खाना है और लोगों में और ख़ास तौर पर जवान लोगों में खाने की वृत्ति है और चाहत है, तो वो चीज़ चलती ही रहेगी ना, भले ही रेगुलेटेड होके चले। अब जैसे पश्चिम है, वहाँ तो रेगुलेशंस हैं और रेगुलेशंस को माना भी जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति मांस की खपत वहाँ तो भारत से 100 गुना ज़्यादा। तो जो रेगुलेशन का रूट है उसको आप, वो निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, पर वो कहाँ तक जा पाएगा। अब यहाँ पर अगर 5 लोग बैठे हैं और पांचों कह रहे हैं कि हमें मांस खाना है अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, साहब हमें स्नैक्स में तो मांस ही चाहिए, तो कौन सा रेगुलेशन आकर के उनको वर्जित कर सकता है खाने से। एनिमल वेलफेयर और एनिमल राइट्स 2 अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एनिमल राइट्स में हम ये कहते हैं कि जानवर को मारो ही मत, बिल्कुल मत मारो, और वेलफेयर में हम ये कहते हैं कि कम से कम हम उसको क्रूरतापूर्वक व्यवहार ना करें उसके साथ। और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो हमारा प्रिवेंशन क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट है, उसमें भी मानव भोजन के लिए पशुवध को अलाउ किया गया है, मगर उसको अनावश्यक क्रूरता नहीं दी जा सकती, मारते हुए भी। अनावश्यक को बताने के लिए रूल्स हैं। उस रूल्स में बताया कि आपको निश्चेतन करना होगा, स्टनिंग करनी होगी जानवर को मारने से पहले। एक जानवर के आगे दूसरा जानवर नहीं मार सकते, कोई गर्भवती जानवर को नहीं मार सकते, इन्फेंट को नहीं मार सकते, बीमार को नहीं मार सकते, वगैरह वगैरह। तो वो रूल्स भी अब भारत सरकार बना रही है धीरे धीरे धीरे, बहुत मतलब इट्स लाइक चम्मच से सुरंग खोदना, बट हो रहा है। तो ये तो हो गया इंक्रीमेंटल वेलफेयर, लेकिन वो भी बहुत होता है। जब हम करोड़ों पक्षियों की बात कर रहे हैं जो पूरी ज़िंदगी पंख नहीं फैला सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते, गोल घूम नहीं सकते, एक के ऊपर एक बैठते हैं कभी कभी, उनको अगर इतनी जगह मिल जाए कि वो 4 कदम चल लें, तो ये उनकी ज़िंदगी बदलने के बराबर है। और उसके वेलफेयर की वैल्यू को हम कम नहीं आंक सकते। दूसरा, और इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली उतनी जगह अगर फार्मर और दे रहा है तो उसकी थोड़ी सी कीमत भी ज़्यादा लगेगी। वो कीमत क्यों ना कम कंज्यूमर दे। अगर भैंस का बच्चा या गाय का बच्चा मेल पैदा हुआ है और वो उसको सड़क पे छोड़ दिया गया है और उसको फार्मर कहता है मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं नहीं पाल सकता, तो जो जिसने दूध खरीदा उसके प्राइस में ऐड होना चाहिए। ये सब मैटर्स अभी जुडिशरी में सब जुडिस है, ये सब द ज्यूरी इज आउट ऑन इट। तो इन पे मेरी उम्मीद कायम है। दूसरी बहुत बड़ी उम्मीद का जरिया ये है कि अब ऑल्टरनेटिव्स बहुत आ गए हैं, मीट के ऑल्टरनेटिव्स बहुत आ गए हैं। एक तो ये प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स हैं जो बिल्कुल मीट जैसे दिखते हैं और टेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि चिकन, बीफ, मटन, ये सब के प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं जो बिल्कुल मीट जैसे होते हैं और प्राइस में एक्चुअली कम होते हैं, रेडी टू ईट भी होते हैं, टू बी कुक्ड भी होते हैं, और बहुत सारी कंपनीज हो गई। पिछले 5 साल में मैंने इतनी कंपनीज, कम से कम पहले तो एक आधा कंपनी का ही हमने नाम सुना था, कभी विदेश से मंगाया करते थे, कोई लंदन जाता था तो हम कहते थे कि अरे वो प्लांट बेस्ड एग ले आना ज़रा। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्लांट बेस्ड एग की 4 वैरायटीज़ हैं मार्केट में। तो अंडा, अगर मुझे अंडे की भुजिया खानी है तो मैं तो प्लांट बेस्ड एग खा सकती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ प्लांट बेस्ड में तो आ गई हैं। और अब वी आर टेकिंग इट 1 नॉच हायर। अब हम सेल बेस्ड मीट बना रहे हैं जो एक्चुअली बिल्कुल मांस होगा लेकिन जानवर से निकला हुआ नहीं होगा। उम्मीद यही है कि ये जो आप प्लांट बेस्ड मीट और बाकी विकल्प कह रही हैं ये सफल रहें, और काश ऐसा हो सके कि इनके कारण आदमी का और जानवरों का जो संबंध है वो बदल सके। लेकिन अगर मैं आदमी के मन को देखूं तो मुझे आशंका है कि ऐसा होने नहीं वाला। क्योंकि देखिए, बात ये नहीं है कि उस व्यक्ति को खाना था तो उसको मुर्गी का मांस मिल गया तो उसने खा लिया, उसे कुछ और मिलेगा तो वो खा लेगा।
जो मुर्गी का मांस खा रहा है, आपने खुद ही कहा कि जानता तो वो है ही, बस उस विचार को वो अलग कर देता है क्योंकि वो इनकन्वीनियंट है। तो रहना इस पृथ्वी पर इंसान को और जानवरों को है ही। अगर उसका मन नहीं बदला है तो वो हर तरीके से कंजम्पशन करना चाहेगा, और कंजम्पशन की उस प्रक्रिया में वो जानवरों को और जंगलों को किसी भी तरह छोड़ने वाला है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वो काट के खाना कम कर दे क्योंकि उसको लैब मीट मिलने लगा है। कोई बात नहीं, लैब मीट मिल रहा है, ज़िंदगी और आसान हो गई है, तो और बच्चे पैदा करते हैं, तो और जंगल काटते हैं, और जंगल काटते हैं, तो जानवर अपने आप ही मर जाएंगे। पहले स्लॉटर हाउस में मरा करते थे, अब वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से मर जाएंगे। तो एक और तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी कामना यही है कि हम जो लीगल और टेक्निकल रूट ले रहे हैं वो सफल रहे, कि हम रेगुलेशन ले आते हैं जिससे कि लोग डर के मारे, कानून के डर के मारे जानवरों पर अत्याचार ना करें, और हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं जिससे कि लोगों को मांस के विकल्प उपलब्ध हो जाएं और वो अत्याचार ना करें, और इससे निश्चित रूप से हमें कुछ सफलता मिलेगी भी। लेकिन जो मूल वजह है, अगर वो वजह है आदमी के मन में हिंसा का बढ़ना, तो हिंसा क्यों बढ़ रही है उसके मूल कारणों पर जाए बिना अगर हम दूसरे तरह के प्रयास करेंगे, लीगल, टेक्निकल इत्यादि इत्यादि, तो मुझे डर है कि हमें बहुत सफलता मिलेगी नहीं, और अगर सफलता मिल भी गई तो उस सफलता को ख़त्म करने के, न्यूट्रलाइज करने के इंसान नए नए तरीके खोज लेगा। अब जैसे एनिमल वेलफेयर की जो बात की, पश्चिम में एनिमल वेलफेयर भरपूर है। वहाँ पे आप किसी पशु पे ज़रा सी क्रूरता कर दें सड़क पर तो जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। इसी तरीके से जो उनके स्लॉटर हाउसेज हैं वो वेल रेगुलेटेड हैं, ये सब है। लेकिन नॉट ऑल, लेकिन हाँ, इवन इन यूएस, कैलिफोर्निया वगैरह में भारत से ज़्यादा, मैं भारत की तुलना में जी, कह रहा हूँ। भारत में तो टोटल अराजकता। हाँ, तो भारत से बेहतर है हालत। लेकिन जानवरों पर अगर हम कुल क्रूरता देखें कि पृथ्वी के जानवर हैं और उन पर एक भारतीय कितनी क्रूरता करता है और एक अमेरिकी कितनी क्रूरता करता है, तो अमेरिकन वेल रेगुलेटेड एनवायरनमेंट होने के बावजूद जानवरों पर शायद 10 गुनी ज़्यादा क्रूरता करता है एक औसत भारतीय की अपेक्षा। तो रेगुलेशन निश्चित रूप से ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक चिड़िया पिंजड़े में बंद है, अगर हम रेगुलेशन के माध्यम से कुछ ऐसा कर सकें कि उसको थोड़ी जगह मिल जाए, थोड़े पंख फैला सके, वो तो बहुत अच्छी बात होगी। और आप जब बोल रही थी मैं कल्पना कर रहा था, मुझे सुनने में ही राहत महसूस हो रही थी कि अगर वैसी एक चिड़िया, मैं ही वो चिड़िया बन गया उतनी देर के लिए कि मैं मुड़ नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता, और मुझे आकर के कोई दयालु आदमी थोड़ी जगह दे दे तो मैं कितना उपकार मानूंगा। तो हाँ, तो बहुत कितनी अच्छी बात कर दी। तो ये निश्चित रूप से एक प्यारी बात है, आवश्यक बात है, होनी चाहिए। लेकिन मैं दोहरा के कहूँगा, आशंका मुझे ये है कि इंसान का मन जिस दिशा में जा रहा है और उसके ऊपर जो प्रभाव काम कर रहे हैं, अगर उनको मूल रूप से संबोधित नहीं किया गया, अगर उनकी जड़ को ही ठीक नहीं किया गया, तो हम हिंसक होने के नए नए तरीके ईजाद कर लेंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं जिस दृष्टिकोण से देखती हूँ कि ये बेचारे जानवर अपने आप तो नहीं बढ़ते हैं तादाद में। आज के डेट में हम जो 100 बिलियन जानवरों को साल में काटते हैं, ये अपने आप नहीं पैदा होते, ये सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा होते हैं। चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, कुछ हो। तो अगर हम इनको इनके मांस को सब्स्टिट्यूट कर सकें किसी और से, तो ना ये पैदा होंगे ना इनकी क्रूरता होगी। अब पहले मुझे याद है सन 2000 में सोया मिल्क जो हम कभी कभी यूज़ करते थे, वो किन्हीं किंचित दुकानों में मिलता था, कोई बड़ी बड़ी दुकानों में, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में एक ही कंपनी का आता था, गोदरेज का, और किसी का आता नहीं था। और कोकोनट मिल्क का काम था सिर्फ खाने में डालने का, कोई पीने के काम में नहीं लाता था। अब हम देखते हैं इतनी वैरायटीज़ हैं और मेरे घर के बगल की परचून की दुकान में मिलता है।
इसका कंजम्पशन कितना बढ़ा है और इसने कितना रिप्लेस किया, और कितना ये बड़ी बड़ी दूध की कंपनीज घबराई हुई हैं जो अब वो भाग भाग के कोर्ट जा रही हैं इन छोटी छोटी स्टार्टअप जो है वो कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क, सोया मिल्क को चैलेंज करने के लिए कि तुम कहाँ से आ गए। तो ज़रूर कुछ तो हम ठीक कर रहे होंगे जो दूसरों को इतना विचलित कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें जिसे डेविल्स एडवोकेट कहते हैं मैं उसको करूँगा, और इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये काम आगे बढ़े और ये इरादा सफल हो। देखिए, अगर हम कुल खपत पशु दूध की देखें तो वो सोया मिल्क के आगमन के बाद से कहीं ज़्यादा बढ़ी ही होगी। मेरे पास आंकड़े नहीं है और आंकड़े मुझे लगता है हमें देखने चाहिए, पर जैसे हम 2016 को अगर एक कट ऑफ ईयर लें कि उसके बाद से हमें आंकड़े देखने हैं, तो सोया मिल्क आ गया हमारे पास कोकोनट मिल्क आ गया, हमारे पास आलमंड मिल्क आ गया। इनके आने के बाद से क्या पशु के दूध की खपत कम हुई है? एक फिनोमिना होता है इकोनॉमिक्स में जिसमें किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के आने से उस प्रोडक्ट की अपनी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के आने से उस प्रोडक्ट की अपनी डिमांड और ज़्यादा सीमेंटेड हो जाती है। तो वो बहुत जल्दी एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, वो 90-10 तरह का इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसमें वो जो 10% है उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट या उस कंपनी का कॉम्पिटिटर, इकोनॉमिक्स में कंपनी कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट या उस कंपनी का कॉम्पिटिटर आ गया है, उसने एक्चुअली ये काम करा है कि उस 90% को और ज़्यादा मजबूत रीइंफोर्स्ड कर दिया है। और इन दोनों ने मिलकर के, अब इनके दोनों की जो आपस में घर्षण है, जो टसल है, उसने ये काम करा है कि उसने मार्केट साइज़ को ही एक्सपेंड कर दिया है। जो ओवरऑल जिसे कहते हैं साइज़ ऑफ द पाई, उसको ही बढ़ा दिया है। तो ऐसे हो रहा, तो पहले समझिए कि 100 यूनिट्स का मार्केट था और वो 100 के 100 यूनिट मोनोपोलाइज थे दूध के द्वारा। अब ये जो दूध के सब्स्टिट्यूट्स आए, उन्होंने क्या करा कि ये बात तो कभी चैलेंज करी ही नहीं कि दूध तुम्हें चाहिए ही क्यों। उन्होंने आकर के इस धारणा को और रीइंफोर्स कर दिया कि भाई दूध तो चाहिए ही होता है, तुम एक काम करो, तुम जानवर के दूध की जगह ना तुम कोकोनट का दूध ले लो, बराबर का सफ़ेद है, स्वाद भी वैसे ही देता है, सब कुछ है। तो उसने इस चीज़ को कभी चैलेंज नहीं किया कि तुम्हें उस दूध की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बस एक उसका अल्टरनेटिव डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि पहले 100 यूनिट्स की मार्केट थी और 100 यूनिट उसमें पशु का ही दूध उसको मोनोपोलाइज करे हुए था। फिर जो मार्केट हो गई वो 150 यूनिट की हो गई और उस 150 यूनिट में से 15 यूनिट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स की हो गई। अब उसमें मिल्क कितना हो गया? 135। तो मिल्क कम नहीं हुआ, मिल्क 100 से बढ़ के बल्कि 135 हो गया। क्यों? क्योंकि जो मूल टेंडेंसी है इंसान की कि मैं कुछ ऐसा खाऊं पीऊं जिसमें एक राजसिक भाव आए, अब मज़ा आ गया। जैसे आपने कहा ना कि वो आपने प्लांट मीट भी खाया तो आप उसको खा नहीं पाई क्योंकि वो बिल्कुल जानवर के मांस जैसा था। अब किसी को वो जानवर का मांस अगर चाहिए ही चाहिए और उसको हड्डी से मांस नोचने में ही एक पाशविक मज़ा, एक परवर्स प्लेजर आता है कि देखो कितना मज़ा आता है जब मैं हड्डी से ऐसे मांस नोचता हूँ। और हमारे भीतर ना एक ऐसा राक्षस बैठा होता है जिसको इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। तो उस राक्षस को तो हमने कहीं चैलेंज ही नहीं करा, वो राक्षस तो बैठा ही हुआ है। हमने उसको क्या कह दिया कि ले भाई, ये जो है लैब ग्रोन है या प्लांट मीट है, इसको तुम ले लो। वो राक्षस तो बैठा ही हुआ है और वो राक्षस बैठा है तो वो अपने लिए शिकार खोजेगा ही खोजेगा। आपने इस दिशा में रोका, वो किसी और दिशा में खोजेगा। ये तक हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो जानवरों पर हिंसा थोड़ी कम कर दे और अपनी हिंसा की दिशा इंसानों पर ही मोड़ दे या किसी और दिशा में मोड़ दे। मान लीजिए पेड़ों की ओर मोड़ दे, जंगलों की ओर मोड़ दे, मछलियों की ओर मोड़ दे, कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि जो किसी भी प्रकार की हिंसा कुछ नहीं देखती है,
इंसान हो, पेड़ हो, दूसरे लोग हों, जो व्यक्ति जानवर के साथ बुरा होता है वो घर में अपनी बीवी को भी मारता है, अपने बच्चे को भी मारता है, वो समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों पर भी हिंसा करता है। वो हिंसा डज नॉट नो एनी लैंग्वेज और एनी स्पीशी। बट यू आर राइट कि हमें रूट कॉज पे हिट करना चाहिए कि इतना आक्रोश और हिंसा क्यों हो रही है। बट फ्रैंकली दैट्स वो एक ऐसा एरिया है जहाँ मुझे नहीं पता कि कैसे हम वो करें। तो हम तरीके ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम सब्स्टिट्यूट करें, कैसे हम कानून को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी जो पूरी लेजिस्लेचर है वो इंसान है, और इंसान माने इंसान का मन, जिस तरीके से वो सोचता है और जैसी उसकी चेतना है। तो जिन्हें नियम बनाने हैं वो इंसान, जो एग्जीक्यूटिव है आपने उनको नियम बना के दे दिया, पर कार्रवाई और अमल तो उनको करना है, वो भी इंसान। जैसे आपने कहा कि वो थाने वाले हंस रहे थे, कह रहे क्या कुत्तों की भी करना पड़ेगी। उसके बाद जिन्हें जाकर फरियाद करनी है, कंप्लेंट लिखानी है, वो भी इंसान, वो कंप्लेंट ही ना लिखाएं तो उस पर एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो जब तक, और जिन जो राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, जो कि मैं उनकी एनिमल राइट्स की बात कर रहा, जो कह रहे हैं कि साहब मेरा खाने का फ्रीडम है, मेरा ये मेरा वो भी इंसान। जब तक इनके मन को हम संबोधित नहीं कर रहे हैं तब तक फिर कहूँगा मुझे सोल्यूशन नहीं होगा, होलसम भी नहीं होगा। और जो हम बाकी सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम उन पर शायद निर्भर नहीं कर सकते। वो फिर वैसा ही होगा कि ह्यूमेन किलिंग ऑफ एनिमल्स। मैं इस फ्रेज़ को पढ़ता हूँ और हाँ, और मेरा खून बिल्कुल एकदम जमने लग जाता है कि ये किसी ने बोल कैसे दिया है कि जानवरों का मानवीय कत्ल, मानवीयता, इंसानियत के साथ जानवरों की हत्या, तुम क्या कह रहे हो। तो हम उस तरीके के फिर पाखंड में आ जाएंगे कि उसके पूरा ख्याल रखो और बड़े मानवीय तरीके से फिर उसकी गर्दन काट दो। तो जो आप कह रहे हैं, मैं जो देख रही हूँ कि एक राइट्स अप्रोच तो है, बट वो एनिमल के प्रिज्म से नहीं, वो ह्यूमन के प्रिज्म से होना चाहिए। कि इसलिए मत कंपैशन अपने दिल में लाएं कि जानवर को ज़रूरत है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक नॉच ऊपर करें और एक ऐसी लाइफ जिएं जिससे हम खुद भी ज़्यादा संतुष्टि और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें और अपने एनवायरनमेंट को कम डैमेज करें, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। और उसमें एक विज्ञान और ज्ञान दोनों देखें। और अपने खुद के लिए जब हम कहते हैं कि अपनी ही बेहतरी के लिए जानवरों के साथ बेहतर व्यवहार करो, तो फिर ये पता होना भी ज़रूरी है कि अपनी बेहतरी निहित किस में है। कि मैं जो हूँ, मैं चीज़ क्या हूँ और वाकई कौन सी चीज़ है जो मुझे फ़ायदा देगी। देश की ज़्यादातर जनता है, मगर हम 10 बच्चे को चाहे उल्टियाँ लग रही हों, दूध तो पिलाते ही चले जाते हैं। और डॉक्टरों की हिम्मत नहीं होती बताने की कि होती थी कि इस बच्चे को दूध मत दो, भैंस का दूध पीने। भैंस का दूध क्या होता है? वो 4 पेट वाला हैवी बोन्ड क्रीचर है जिसका दूध ऐसे ही 4 पेट वाले हैवी बोन्ड बछड़े के लिए भगवान ने या प्रकृति ने बनाया है। अब हम उसको पिला दें सिंगल स्टमक्ड इन्फेंट को, ह्यूमन बेबी को, तो दिक्कत तो आनी है। हम कहाँ उसका दूध जो 400 किलो का भैंसा बनने वाला था, उसका दूध हम ऐसे किसी को पिला दें जो 70 किलो का इंसान बनेगा। सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। उसके न्यूट्रिएंट्स मैच ही नहीं करेंगे, उसको तोड़ने के एंजाइम्स ही हमारे अंदर नहीं होंगे। पहले मैं देखती थी कि डॉक्टर्स घबराते थे ऐसा बोलने में। अब मेरी ही सर्कल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो खुद कहते हैं, उन्होंने कोरोना के समय पर भी बताया है कि यहाँ तक कि कैंसर इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स हैं हमारे परिचित, जिन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि बीफ तो मतलब इज़ ऑलमोस्ट लाइक टोबैको, जस्ट डू नॉट हैव इट, इट्स अ प्रूवन कार्सिनोजेनिक थिंग। और जहाँ तक दूध है, चाहे वो डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए हो, देयर सो मेनी रिसर्चेस, तो बेसिकली हम अपने शरीर में ये टॉक्सिन्स डाल रहे हैं सिर्फ अपने ज़बान के स्वाद के लिए। और शायद ये क्योंकि हमारी साइकी में सेटल हो चुका है कि ये खाना अच्छा खाना होता है।
अरे फल खाएं, सब्जी खाएं, है ना। सो बट ये साइकी में शायद एक मानसिकता हमारे अंदर विदेशों से आ गई है। इसीलिए वो जो पीरियड है पिछले 20-30 साल का, वो बहुत महत्वपूर्ण जो इंटरनेट एक्सप्लोजन हुआ है और हमें दूसरों से, दैट्स वेयर आई स्टार्टेड, क्योंकि ये सब हमने दूसरों से ज़्यादा सीखना शुरू कर दिया, हमने नकलची बन गए हैं और हम अपने उसको छोड़कर जो हमारा एक बिल्कुल ही प्राकृतिक सब बढ़िया लाइफस्टाइल जिसमें हमारे अब हम देखते हैं, फॉर इंस्टेंस आई गिव यू अनदर एग्जांपल, पहले महिलाएं बड़ी आसानी से बच्चे पैदा किया करती थी, ज़्यादातर सर्जरी के बगैर नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी। अब हम देखते हैं हर महिला को सिजेरियन की आवश्यकता हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम डेयरीज में किसी भैंस का बच्चा पैदा होता है, उसको हम फेंक देते हैं उठाकर बच्चे को, तो अगर वो मेल हुआ तो वो तो सीधे काफ लेदर, वो तो बहुत बढ़िया बढ़िया वॉलेट्स और बैंड्स वगैरह बनने में चले जाता है। तो भैंस के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने दूध को रोक ले और वो दूध वाले को ना दोने दे। अब उस समय कोई भैंस से क्या डील करे, है ना, कि उसको पुचकार दे या कुछ करके उसका दूध निकाले, उतनी ज़रूरत टाइम नहीं होता किसी के पास, सब बहुत बिजी हैं आजकल। तो वो एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लेते हैं, पूरे ऑक्सीटोसिन बिल्कुल नकली ऐसे ही मिलता है, फार्मेसी से नहीं मिलता, अवैध उसका पूरा सर्कुलेशन का चेन ही अलग है, उसको वो ठोक देते हैं और उससे भैंस को प्रसव पीड़ा होती है। दिन में 2 बार, सुबह और शाम, हम किसी जीव को प्रसव पीड़ा दिन में 2 बार देते हैं, उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है ऑक्सीटोसिन एंजाइम हार्मोन की वजह से, और वो अपना दूध रोक नहीं पाती, उस समय वो दूध छोड़ देती है। बस इतनी सी सहूलियत के लिए हम उसको इतनी पीड़ा दे देते हैं। और वही ऑक्सीटोसिन, अब ये रिसर्चेस इंडिया में की ही नहीं गई हैं, है ना, पाकिस्तान तक में की गई हैं लेकिन इंडिया में नहीं की गई हैं, कि उसका क्या इल इफेक्ट है जो महिलाओं पे आ रहा है। लेकिन डेटा सजेस्ट्स, रिसर्च कोई करे ना करे, कि पहले जब महिलाएं आसानी से बच्चे पैदा कर देती थी और अब जो हर एक को सिजेरियन की आवश्यकता होती है, क्या बर्थिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो क्यों होते हैं? आई सी ओनली दिस एज अ कनेक्टिंग फैक्टर, द इंक्रीज्ड यूज ऑफ इलीगल ऑक्सीटोसिन, जो हर भैंस की डेयरी में इस पूरे देश में इस्तेमाल होता ही होता है, 100%। मैं फिर भी एक फ्यूचर ज़रूर देखती हूँ जो ब्राइट होगा। मेरी शायद ये सोचे बगैर हमारे अंदर काम अगले दिन उठ के खड़े होके वापस काम पे लगने की शक्ति ही नहीं आएगी। फ्यूचर ब्राइट हो ये चाहते हम सब हैं, लेकिन जैसा वर्तमान है उसमें क्या चीज़ है जो बिल्कुल गलत हो रही है, उस पर उंगली रखे बिना तो जो भविष्य है वो बस अतीत का पुनर्चक्रण होगा ना, जैसा अतीत था भविष्य वैसा बनता जाएगा। तो एक जो जिस 2 एंगल से सोचने की क्षमता मेरी थी वो मैं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें जो एक बेसिक ग्रेन मिसिंग है वो मुझे लगता है कि आप अच्छे एक्सप्लेन कर पाएंगे। या देखिए, मैं बार बार वहीं पर जाकर अटक जाता हूँ कि 90 के दशक के बाद से ख़ास तौर से भारत में क्या हुआ है। चल तो पहले से भी रहा था, पर पिछले 30 सालों में विशेषकर क्या हुआ है। अभी हम जब बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पशुओं पे हिंसा होती है, तो एक जगह की हमने बात नहीं करी, धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है। तो मैं उस पर धर्म पर आता हूँ। ऐसा नहीं कि धर्म की हालत पहले बहुत अच्छी थी और अभी ही ख़राब हुई है, लेकिन पिछले 30 सालों में ट्रू रिलीजियसनेस का, सच्ची धार्मिकता का बड़ा नाश हुआ है। और कूड़ा कचड़ा धर्म में पहले भी बहुत था, ज़बरदस्त था। वो कूड़ा कचड़ा बचा रह गया है, और वो कूड़ा कचरा बचा ही नहीं रह गया, वो और बढ़ गया है। अंधविश्वास, पाखंड, ये वो सब तो अपनी जगह कायम है। जो सच्ची धार्मिकता होती है, जिसको आध्यात्मिकता बोलते हैं, जिसमें इंसान थोड़ा बैठ करके शांतिपूर्वक विचार करता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या सिर्फ लालच पर ही चलना है,
डर डर के जीना है, दूसरे को सता सता के जीना है, ये धार्मिकता का कोर होता है, एकदम केंद्र। वो चीज़ हो गई है और ज़्यादा ख़त्म, क्योंकि जब पूरी व्यवस्था को ही कंजम्पशन को ही बढ़ावा देना होता है, तो कंजम्पशन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है एक सोचने विचारने वाला चित्त, जो समझ सके, जो ठहर करके विचार कर सके। आप उसको आसानी से लुभा नहीं सकते कि आओ मेरा माल खरीदो। किसी को अगर आपको लुभा करके अपना माल बेचना है तो सबसे पहले आपको उसकी बुद्धि ख़राब करनी होती है। जैसे विज्ञापन आते हैं सारे, ये क्या करते हैं, ये हमें मेडिटेटिव या कॉन्टेम्पलेटिव, ये हमें विचारशील थोड़ी बनाते हैं। ये तो हमें ऐसे बॉम्बार्ड करते हैं कि हमें सोचने समझने का मौका भी ना मिले, और हमें तरह तरह से ललचाते हैं। तो अगर आपको एक देश की पूरी आबादी को ही बस एक कंज्यूमर बेस बना देना है, उसको कस्टमर ग्राहक ही बना देना है, तो ज़रूरी है कि उस आबादी की सोचने समझने की ताकत को कम किया जाए, नहीं तो आपका माल नहीं खरीदेंगे। सोचने समझने की को कम करने के लिए वैसे ही बहुत सारी ताकतें सक्रिय रहती हैं, बाहर भी, हमारे भीतर भी। काम वासना भीतर बैठी है, लालच भीतर बैठा है, 100 तरह के डर भीतर बैठे हैं, भ्रम, इग्नोरेंस, ये सब भीतर बैठे हुए हैं, पहले ही रहते हैं। एक चीज़ होती थी हमेशा जो इंसान को थोड़ा सा इंसान बना के रखती थी, और वो मैं उसी को कह रहा हूँ, आत्मविचार। व्यक्ति थोड़ी शांत ज़िंदगी जीता था, थोड़ी ठहरी हुई ज़िंदगी जीता था, जिसमें उसके पास ध्यान के लिए, और ध्यान से मेरा मतलब ध्यान की कोई विधि वगैरह नहीं, चुपचाप मौन ध्यान, आप बैठे हैं, सूर्यास्त हो रहा है, आपने उतनी देर में अपने जीवन पर कुछ विचार का व्यक्ति वो किया करता था। अब वो जो सेल्फ इंक्वायरी है, स्पिरिचुअलिटी का जो कोर है, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, एकदम ध्वस्त हो गई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि धर्म का मतलब पहले भी था, अब और ज़्यादा यही सब रूढ़ी रिवाज, पाखंड, तरह तरह की जो बिगॉटरी होती है, कट्टरवादिता, ये सब हो गया है धर्म का मतलब। हम जिन जानवरों को बचाना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान है आप एथीस्ट कहती हैं स्वयं को, लेकिन हम जिन जानवरों को बचाना चाहते हैं, वास्तव में उनको और हम इंसानों को भी बचाने का जो मूल ज़रिया है, देखिए वो अध्यात्म ही है। लेकिन अध्यात्म हो गया है ख़त्म, और मैं स्वयं चाहता हूँ कि जो सड़ा गला धर्म है वो मिटे। धर्म में जो तमाम तरह की बुराइयाँ, कुरीतियाँ, बेकार बकवास चीज़ें आई हुई हैं, जिसमें पशु बलि भी शामिल है, वो सब तो हटना ही चाहिए। लेकिन धर्म का केंद्र वही हमारी एकमात्र उम्मीद हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं है जो जानवर को बचा सके, इंसान को बचा सके। और जब तक उसकी स्थापना नहीं होगी और तब तक मामला गड़बड़ी होता रहेगा। मैं इसीलिए युवा पीढ़ी को लेकर के और ज़्यादा सशंकित रहता हूँ, क्योंकि इनके मन में और ज़्यादा ये बात डाल दी गई है कि धर्म तो सड़ी गली चीज़ है। अब एक तरफ मैं सहमत भी हूँ इस बात से कि धर्म सड़ी गली चीज़ है, जिस तरह का धर्म आम जनता में प्रचलित है वो तो सड़ा गला है ही, लेकिन वास्तविक धर्म सड़ी गली चीज़ नहीं होता है, और वास्तविक धर्म ही है जो हमें बचा सकता है। और वास्तविक धर्म को जवान लोगों तक ले जाने के ज़रिए खोजने होंगे, पूरा प्रयास करना होगा, क्योंकि आपको भी उन्हीं से उम्मीद है, मुझे भी उन्हीं से उम्मीद है। धर्म इज़ अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। जो हमारे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमें देश की वो बताता है, हमारे देश का फंडामेंटल बेडरॉक होता है, वैसे धर्म हमारे जीवन का वो होना चाहिए। हमें कुछ ख़राब नहीं करना है या किसी को मारना नहीं है, गाली नहीं देनी है, ये किसी किताब में लिखा हो ज़रूरी नहीं है। दिस शुड कम फ्रॉम इनसाइड एंड दैट इज़ धर्म। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी? अब जैसे सैकड़ों बार मैं लोगों से अपील कर चुका हूँ, क्या सही है क्या ख़राब है,
इसकी परिभाषा जो है तय करने के लिए आदमी को थोड़ा शांत और ठहरा हुआ होना चाहिए, है ना। आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है, मुझे किसी जीवित चेतना के साथ कुछ खराब नहीं करना है, लेकिन जो लोगों के कुतर्क आते हैं वो तो ये सिद्ध करने पर तुले होते हैं कि अगर आप जानवर को नहीं खा रहे हो तो आप खराब आदमी हो। अजीब अजीब से प्रश्न आते हैं मेरे पास भी कि अगर हम मुर्गियों को नहीं खाएंगे तो पूरे देश में मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हो जाएंगी, और कुछ अजीब इतने बेतुके सवाल कि मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तियों ने अपना दिमाग कहीं रख दिया है, दिमाग नहीं रख दिया, दिमाग या शायद सिर्फ बहस करने के लिए बहस दिमाग उनका पूरे तरीके से सक्रिय है, लेकिन दिमाग उनका गलत केंद्र से सक्रिय है। तो वो जो केंद्र है ना, द सेंटर यू आर कमिंग फ्रॉम, उस केंद्र को सही करना, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसको सही जगह ला के रखना, अगर नहीं रखा गया तो हमारे पास बहुत तर्क होंगे, बहुत बुद्धि होगी, बहुत टेक्नोलॉजी होगी, और उस सब का सिर्फ विनाशकारी इस्तेमाल हम करेंगे, जैसा कि आज भी हम कर रहे हैं। तो पशु बलि के संबंध में ये हमारा जो सेक्शन 28 है प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट का, ये अलाउ करता है, कानून हमारे देश का अलाउ करता है कि यदि किसी जानवर को मारा जा रहा हो मानव भोजन के लिए तो उसको रिलीजियस तरीके से मारा जा सकता है, यानी हलाल या झटका। उसका गलत मतलब लोगों ने निकाल लिया है कि हम तो मंदिर में भी काटेंगे, सड़क पे काटेंगे, ईदगाह में काटेंगे, मस्जिद में काटेंगे, या जहाँ पे भी कहीं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के कई हाई कोर्ट्स ने इस पर रूलिंग्स दी हैं कि एनिमल सैक्रिफाइस बिल्कुल ही निषिद्ध है, नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट में सेक्शन 11(1)L लगता है इसके ऊपर, जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करते। अब मैंने ये मुहिम चलाई क्योंकि मैं उत्तराखंड में कई सारे हमारे मंदिर वहाँ पे हुआ करते थे जहाँ पे भैंसों को काट के पहाड़ के नीचे फेंक रहे हैं, कभी बकरों के मेमनों को ला रहे हैं, उनको काट रहे हैं, और बेचारे बिल्कुल ऐसे लोग जिन्होंने कभी नीचे उतर के ट्रेन तक नहीं देखी है, पहाड़ में ही कहीं रहते हैं, बेटा चला गया फौज में, कोई एक पंडित ने बोला कि ये तो इसको बकरे को नहीं मारोगे या भैंसे को नहीं मारोगे तो तुम्हारा बेटा सकुशल नहीं रहेगा। भटके हुए लोग हैं ये, भटकाए गए हैं, और इनको जब हमने फाइनली, अगर हम समझाने बैठते, कितना समझाते, किस किस को समझाते, तो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर, गांव-गांव में जाकर जन चेतना गोष्ठियाँ करी थोड़ी बहुत, और हाई कोर्ट का ऑर्डर बता दिया भाई नहीं कर सकते। आज के डेट में पिछले साल दशहरे पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे 16 जगहों पर कि अगर खून बहाना है तो अपना बहाओ, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूसरों की जीवन बचाने के लिए बहाओ। ये चीज़ें हमने कई जगह पे तो कर दी, लेकिन अभी भी बकरा ईद पर हम ये नहीं कर सक रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं बकरीद पर ये? ऑपोजिशन इज वे मोर। अगर हम कहते हैं कि भाई ये तो पार्क है, बच्चों की खेलने का, यहाँ मत करिए, तो जी हमारा तो धर्म है, हमारा तो आर्टिकल 25 है। अरे भाई, तो आर्टिकल 25 तो हमारा भी है या किसी का भी है, सभी का है, पूरे देश का है। बाकी भी तो आर्टिकल्स हैं, ज़रा वो भी तो पढ़ लें भाई। जानवर को भी तो अभी आर्टिकल 21 भी तो है, आर्टिकल 51A जी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी तो है। हम वो भी तो देख लें कि हम कत्ले आम ना मचा दें। मगर जो हम कत्ले आम देखते हैं, और इस देश में या इस शहर की बात नहीं, दुनिया भर में जो हम बकरा ईद पे देखते हैं, वो इतना विभत्स हो चुका है कि लोग अपने छोटे बच्चों को बैठा के उनके मुंह पे वो लगाते हैं। हमने कितने फेसबुक पर ऐसे विभत्स फोटो देखे हैं, छोटे बच्चों को, बच्चे रो रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो बच्चा घृणा करेगा ना इस प्रकार की क्रूरता के साथ, लेकिन हम उसकी मानवीयत को मार देते हैं। यही चीज़ मैंने देखी जब मैं कसाई बाड़ों वगैरह में जाती हूँ, कभी इंस्पेक्शन, कभी विजिट, कभी कुछ भी करने के लिए या कभी रिपोर्ट करने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, 5-6 साल के बच्चों को, 7 साल के बच्चों को, और वो बच्चे बेचारे सहमे से एक कॉर्नर में बैठ के रो रहे हैं या कुछ। और मैं पूछूं अगर कितने ही, और एक नहीं कई राज्यों में मुझे सेम जवाब मिला है कसाईयों से, मैडम अभी नहीं आएगा तो बड़ा होके ये काम करेगा नहीं।
तो ये बेसिकली डीह्यूमनाइज कर देते हैं बच्चों को। अब हम एक जगह है, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, इनामुल्ला बिल्डिंग नाम की, देहरादून में है। सेक्रेटेरिएट जो हमारा सचिवालय है और जो हमारा जिलाधिकारी कार्यालय है, उसके 1 किलोमीटर की रेडियस में वहाँ पर कोई नहीं कभी गया था, बिल्कुल किलेबंदी थी। मैंने जाना शुरू किया, पुलिस ने साथ दिया नहीं दिया, मैंने खुद बॉडीगार्ड के साथ जाना शुरू किया और वहाँ के वीडियोस निकाल के बाहर दिखाए। वहाँ बच्चे भैंस के सर के साथ फुटबॉल खेलते हैं। तो ये बड़े होकर क्या बनेंगे? ये बड़े होकर टैक्स पेइंग सिटीजन्स तो बनेंगे नहीं, ये तो वही करेंगे। इनको ना चाकू से डर लगता है, ना खून से डर लगता है, इनको मज़ा आता है किसी का लुढ़कता हुआ सर, उसकी पलटी हुई आंखें देखने में। तो ये बड़े हो क्या आतंकवाद करेंगे शायद, ऐसा मुझे लगता है। उतना ना किया तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों के, अपने नेबर्स के, अपने घर के आगे कोई गरीब आदमी जा रहा होगा, उसके प्रति क्रूरता तो करने से पहले सोचेंगे भी नहीं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंसान तो एक ही है ना। अगर वो एक जीवित चीज़ के साथ इतना हिंसक हो सकता है तो वो बाकी जीवित प्राणियों को क्यों छोड़ देगा? बच्चों के ऊपर भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इन बच्चों को ये सब हम करेंगे और जब सेंटर क्रूरता का होगा तो हम उसको जायज़ ठहराने के लिए, डिफेंड करने के लिए तर्क ले आ लेंगे। तर्क ये होगा कि आप जीवित प्राणियों की बात करते हैं तो जीवित तो पेड़ पौधे भी होते हैं ना, आप उनको भी क्यों खाते हो? अब इनको कौन समझाए? हालांकि बहुत बार समझा चुका हूँ, बहुत। मतलब एक भैंस और एक बैंगन में जिसको अंतर नहीं दिखता, उसको कोई क्या समझा सकता है? ये तो एक वो है। और ये अंतर कोई सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है कि देख लो तुम्हें दिख जाएगा। आप अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखेंगे तो एक जानवर में और एक पेड़ या पौधे में बहुत अंतर है। न्यूरोलॉजिकल, बायोलॉजिकल दृष्टि से भी बहुत अंतर है। दोनों को खाना या दोनों को काटना किसी भी दृष्टि से एक समान नहीं है। और अगली बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि जो भी जीव चैतन्य हैं उनको सबको एक ही तल पर रखा जाना चाहिए, तो अगर कोई पौधा खाता है और अगर कोई भैंसा खाता है, ये दोनों एक ही बातें हैं, तो फिर भैंसा खाना और इंसान खाना भी एक ही बात होनी चाहिए। जिस तर्क के आधार पे बैंगन और भैंसा एक ही चीज़ है, उसी तर्क के आधार पर भैंसा और इंसान भी एक ही चीज़ है, तो इंसान का मांस क्यों नहीं खाते हम इंसान? साउथ ईस्ट एशिया में वो भी खाते हैं। अब वो खाना पड़ेगा, वो खाना क्या खा कर कीड़े मकोड़े, ये वो हर चलती हुई जीव। यहाँ पे आप जाएं तो बैंकॉक वगैरह में चिड़िया नहीं है, वहाँ के जंगल एकदम शांत हैं क्योंकि एक भी चिड़िया नहीं है, सबको खा गए। बट एनीवे, मैं ये कह रही हूँ जो भैंसा खाता है वो क्या इसलिए भैंसा खाता है कि बेचारे बैंगन को बहुत डर लग रहा होगा या घास बहुत परेशान हो रही होगी, तो वो ये भी जान ले कि भैंसा हवा खा के तो बड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल तो भैंसे ने भी तो उनको एक खाया, भैंसा खाना, तो हमने बेसिकली डबल क्रूरटी करी। बिल्कुल। अगर आपको पेड़ पौधों से प्यार है और आप कह रहे हैं कि मैं उनको पेड़ पौधों को नहीं खाता, मैं तो भैंसे को खाता हूँ, तो एक भैंसा 10 गुना ज़्यादा खाता है घास और ये ग्रेन्स, और तब जा कर के अगर वो 400 किलो का है तो उसने 4000 किलो का घास, पत्ता, अन्न ये सब खाया है, तब बना। और इतना ही नहीं है, पानी का कंजम्पशन उसने ज़बरदस्त करा है। तो ये दुनिया जिसमें पानी की इतनी कमी है, जहाँ कह रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी पर लड़ा जाएगा, वहाँ पर मांस खाना फूड सफिशिएंसी की दृष्टि से भी और वाटर रिसोर्सेज की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से गलत ही नहीं है, एक अपराध है। लेकिन अब कुतर्क करना है तो कोई कुछ भी कर सकता है और करता रहेगा जब तक कि भीतर ही कुछ उनके सही नहीं हो जाता। उस सही होने को मैं अध्यात्म कहता हूँ, जहाँ आपको ये बात बिल्कुल ठीक ठीक भीतरी तौर पर समझ में आ जाए कि देखो, बेईमानी करके, कुतर्क करके, फालतू शब्द या बुद्धि चला करके कुछ मिलना है नहीं। आप नुकसान तो अपना कर ही रहे हो और लगातार कर रहे हो। उस समझ के साथ ही मुझे लगता है कंपैशन, करुणा भी विकसित होती है और वही आखिरी समाधान है। लेकिन वो आखिरी समाधान तो बहुत धीरे धीरे आएगा, हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते।
तब तक में आप जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छा काम है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उस काम के साथ हैं। और जितना आपको सहयोग समर्थन मिल सकता है, लोग दें, ये देश दे, जो कुछ भी करा जा सकता है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, ये सबसे पुनीत काम है जो आप कर रही हैं। ये काम आगे बढ़े, सही नियम कानून स्थापित हों, लोगों पर जोर पड़े नियमों को मानने का, न्यायालयों में याचिकाओं और निर्णयों के माध्यम से सही एक माहौल बने जिसमें कम से कम जो हमें कानून उपलब्ध हैं उनका समुचित पालन हो, ये बहुत आवश्यक है। और जिसके अंदर स्वयं की जागृति ना हो, कम से कम कोर्ट के ही ऑर्डर मान ले। हम कब तक इंतज़ार करें कि उसकी स्वयं की जागृति आएगी? वास्तव में आदमी के इतिहास में ऐसा कभी रहा नहीं है कि पूरी की पूरी जनसंख्या ही जागृत हो जी, गई है। मेरे ख्याल से ये युग ही खराब है। बट चूंकि हमें इन समयों में जीना पड़ रहा है, तो हम कम से कम अपनी ओर से जो भी कर सकते हैं वो करने में अगर हम पीछे रह गए तो शायद नहीं ठीक होगा। क्या सोचना है ये ज़रूरी नहीं है, हमें कैसे सोचना है ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर यही बंद करवा दिया है जो आजकल के टीवी इंटरनेट लोगों ने, वो बताने लगे हैं क्या सोचो रादर देन कि कैसे सोचो, तो वो ये भी नहीं बता रहे हैं क्या सोचो, वो उठा करके विचार को बस घुसेड़ देते हैं। उसमें वो इतनी भी तकलीफ़ नहीं उठाते कि आपको कहें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सोचिए। वो बस वहाँ से एक कंटेंट है, वो आपके दिमाग के भीतर आ गया। हम बचते ही नहीं हैं, हम हैं ही नहीं, हमारी कोई इंडिविजुअल सत्ता है ही नहीं। हम वही हैं जो हमें मीडिया दिखा रहा है या माहौल दिखा रहा है, वही हम पूरे तरीके से बन जा रहे हैं। और मीडिया और माहौल का लालच इसी में है कि लोग और ज़्यादा कंज्यूम करें। उस कंज्यूमशन की चपेट में जानवर आ रहे हैं और बहुत तगड़े तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। जैसा आपने कहा, उनकी हर चीज़ का एक इंडस्ट्रियल इस्तेमाल मौजूद है, चाहे वो उसका दूध हो, मांस हो, उसकी खाल हो, उसका फर हो, सींग, हड्डी, खुर, उसके खून में से भी वो अलग अलग तरीके की चीज़ें निकाल करके उसका लेबोरेटरी इस्तेमाल हो जाता है। तो जब ये रिसोर्स मौजूद है पृथ्वी पर, तो जो लालची मन है वो इस रिसोर्स का इस्तेमाल तो करेगा ना। एक तरीके से नहीं कर पाया, दूसरे तरीके से करेगा। इस लालची मन को तो थोड़ा शांत करना, इसको थोड़ा ठिकाने लगाना। 24 आवर टीवी नहीं आया करता था, कुछ नहीं, लोगों के पास शाम को कुछ नहीं तो एक कप चाय पीते समय अपने साथ बिताने का 1 घंटा होता था। वो खुद देखते थे कि मुझे, क्या मैं इतने में खुश हूँ? अगर मेरी छोटी गाड़ी में मैं खुश हूँ तो मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए क्यों? मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए तो चाहिए। और बेसिकली जस्ट थिंग्स इन लाइफ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये, क्या करना चाहता हूँ, अपने अंदर डीप डाइव करके। देखिए, जब आपके पास बहुत कामनाएं नहीं होती ना, तो आपको बहुत दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको बहुत दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती तो आपके पास ठहर कर ज़िंदगी को देखने का, जानवरों को, लोगों को देखने का, खुद को देखने का समय होता है। जैसे ही माहौल आपके भीतर ज़बरदस्त रूप से डिज़ायर्स पैदा कर देता है, ये पाओ, ये करो, ऐसे नहीं करोगे तो तुम पीछे रह गए, तुम्हारे पास भी ये होना चाहिए, अरे तुम अभी वहाँ घूम के नहीं आए, ये सब, जैसे ही आपके भीतर बहुत सारी डिज़ायर्स पैदा कर दी जाती हैं, अब आप रुकोगे नहीं कुछ देखने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा ये तो समय की बर्बादी है ना रुकना। आप लगातार दौड़ोगे। जब आप लगातार दौड़ोगे तो वो जो विचारशीलता है, रिफ्लेक्टिवनेस, वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी आपकी ज़िंदगी से। अब आपके पास डब्बा बंद मीट आएगा, ना आपके पास समय है, ना आपकी नीयत है कि आप एक क्षण को भी विचारो कि ये क्या चीज़ है, मेरे हाथ में कहाँ से आ गई, इसके अंदर जो है वो वास्तव में क्या है, और जो है उसके भीतर, उसको खाने का वाकई मुझे कोई हक है? मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने, हाँ, हक। तो उसके मांस को मैं अपना मांस बना रहा हूँ, अपनी ज़बान के स्वाद के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, और फिर मैं 50 तरीके के फालतू तर्क देता हूँ कि तो मैं प्रोटीन के लिए कर रहा हूँ,
ये तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ, फलाने अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं, और ये सब बातें। तो ये बातें भी कब, जब कोई आकर के आपको थोड़ा सा चुनौती देता है, आपको थोड़ा सा परेशान करता है, तो आप इस तरह की बातें उसके ऊपर फेंक करके अपने आप को जस्टिफाई करके चल लेते हो। ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप के मन में इतनी हबड़ तबड़ न मची हो, ये पाना है, यहाँ पहुँचना है। अगर आप इतने डरे हुए ना हो, एक आंतरिक इग्नोरेंस ना हो इतनी ज़्यादा कि खुद कुछ जान नहीं पा रहे भीतर से, तो बाहर से जो कुछ आ रहा है बस उसको ही स्वीकार करके उसको अपनी ज़िंदगी बना लिया। तो एक लार्जर चीज़ चल रही है इस युग में कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और उस प्रोडक्शन को खपाने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है कंजम्पशन के लिए। क्योंकि जितनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी आज इंसान की है टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के कारण, इतने प्रोडक्टिव तुम कभी थे ही नहीं ना। अब दिक्कत है कि इंसान की कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो बॉटलनेक है। उधर फैक्ट्री है, फैक्ट्री कितना भी माल पैदा कर सकती है, लेकिन पैदा करे क्या होगा? खरीदने वाला चाहिए। खरीदने वाला तब खरीदेगा जब उसका मन करेगा खरीदने का। तो माल बेचना है तो खरीदने वाले के मन को इस तरीके से बर्बाद कर दो कि वो हर समय बस खरीदने की सोचे। कैसे? उसको बोल दो कि तुम्हारी ज़िंदगी का उद्देश्य ही है भोग, और हैप्पीनेस लाइज इन कंजम्पशन, उसको ये सिखा दो। अब ठीक है, अब फैक्ट्री है, फैक्ट्री उधर पैदा करती जाएगी, और इधर हम खरीदने वालों को भी मजबूर करते जा रहे हैं खरीदने के लिए। उनको बोला गया है यही अच्छाई है, यही धर्म है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें वास्तविक धर्म चाहिए। इंसान एक सामाजिक प्राणी, बाद में एक धार्मिक प्राणी है। तो अगर आप उसको सही धर्म नहीं देंगे तो गलत चीज़ को धर्म समझ लेगा। आज सबने ये समझ लिया है कि कंजम्पशन इज़ धर्म, भले ही वो इस बात को इन शब्दों में ना बोलते हो, लेकिन भीतर भाव यही है कि भोगना ही धर्म है। हैप्पीनेस इज रिलीजन, हैप्पीनेस इज रिलीजन, मनी इज गॉड, यही चल रहा है। इस चीज़ को चुनौती देनी होगी। वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम पता नहीं कितने समय में रंग लाएगा। तब तक ज़रूरी है कि और जितने तरीक़ों से संभव हो एक तात्कालिक राहत तो हमारे बेज़ुबान साथियों को मिलनी ही चाहिए। आपकी जो बात बोली थी ना कि कॉलेज कैंपसेस में आप आ रहे हैं, शेल्टर्स बन रहे हैं और ये सब, मैं वाकई उस बात से सहमत हूँ। हम वैसा होता बिल्कुल देखते हैं। हमारे प्रयासों से मतलब शायद दसों हज़ार लोग होंगे जो मांस खाना छोड़ चुके हैं, और उनमें से 95% जवान लोग ही हैं। तो मैं उस बात से सहमत भी हूँ, मैं उसको जानता भी हूँ, उसका अनुभव भी है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जितना ज़्यादा मांस वगैरह का इस्तेमाल ये पीढ़ी कर रही है, उतना पिछली पीढ़ी ने नहीं किया था। तो एक और तो इन्हीं लोगों से उम्मीद है, दूसरे यही लोग सबसे बड़ी बाधा भी हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें रखनी पड़ती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो जवान आदमी समझने के कारण, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फ्लैश कंजम्पशन और एनिमल क्रूएल्टी को त्यागता है, उसका संकल्प ज़्यादा पक्का होता है बजाय उसके जिसने कि धार्मिक होने के कारण कहा था कि मैं शाकाहारी हूँ। जो लोग धार्मिक होने के कारण शाकाहारी थे, वैसे घरों के बच्चे तो जब बाहर निकलते हैं, हॉस्टल वगैरह में जाते हैं, तो फटाफट वो बियर और मुर्गा चालू कर देते हैं। लेकिन बाद में जब वो छोड़ते हैं, जैसे आपने स्वयं कहा, जैसे मैंने खुद छोड़ा, जैसे आपने छोड़ा, जब वो खुद छोड़ते हैं तब उनके पास एक सॉलिड बेस होता है, सही कारण होता है, और वो फिर दूर तक चलता है। तो ऐसे नए लोगों की, नए खून की ऐसी पूरी की पूरी सेनाएं तैयार करनी होंगी जो बीड़ा उठाएं खुद को बचाने का और इंसानियत को, जानवरों को बचाने का। आप की संस्था में भी अधिकांश जो लोग हैं वो वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। एनिमल्स में ज़्यादातर लोग वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। 35 साल से कम की उम्र के होंगे ज़्यादातर। हर उम्र के हैं,
कुछ बिल्कुल यंग बच्चे भी हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, इंटर्न्स की तरह आते हैं संस्था में, वॉलंटियर करते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी। कई तरह के काम होते हैं एनिमल वेलफेयर में। जैसा कि हमने कहा कि स्कूल कॉलेज में भी कैंपस होते हैं, बड़े बड़े गेटेड कॉलोनीज होती हैं, कुत्ते तो वहाँ भी रहते हैं, चिड़िया तो वहाँ भी आती है, बंदर तो वहाँ भी आता है। कुछ नहीं तो अपने एरिया के ही जानवरों का IITs में या किसी भी और कॉलेज में अगर हम एक छोटा सा क्लब सा बना लें जहाँ पे हम इस प्रकार की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं अब तो अवेलेबल। ठीक है, आप बूचड़खाने नहीं जा सकते, आप देखिए अर्थलिंग्स, आप देखिए ग्लास वॉल्स, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिसको देखना पेनफुल तो होगा लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आंखें तो खुल जाएंगी। तो उनको हम शोकेस करें इन क्लब्स में, इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। कि हमने जब शुरू किया था देयर वाज हार्डली एनी, बट चलते गए और कारवां बनता गया टाइप। सो अब कोई व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में है, वो और कुछ नहीं तो अपने आसपास के जानवरों का तो भला कर सकता है, और कैसे वो अपनी डाइट और अपने कंजम्पशन के थ्रू नॉन इन्वेसिव हो सकता है, और कैसे अगर वो कुछ लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता हो तो, या हम अगर उसको किसी और लोगों से जोड़ पाएँ तो वो एक समूह बना सकता है। एक छोटा सा समूह जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी ऐसे ही नीरस रहेंगी, उदासीन रहेंगी। उसके लिए अगर DM के पास कोई एक ही व्यक्ति जाके बार बार कंप्लेंट करता रहे ज़िले के बारे में तो वो कहेगा कि ये व्यक्ति के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर कोई ग्रुप्स जाएं तो देन इट इज़ अ लार्जर इम्पैक्ट। अब हमारे पॉलिटिशियंस भी तब सुनते हैं जब कोई बड़े नंबर जा रहे हों उनके पास। अगर कोई नेटवर्किंग करके इतना बड़ा समूह बना सके कि हम पॉलिटिकल ओपिनियंस को, अब आज की डेट में 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, किसी ने अपने मैंडेट में ना एनवायरनमेंट, ना फॉरेस्ट, ना वाइल्ड लाइफ, ना एनिमल्स के बारे में। सो अच्छा होता है कि अगर हम एक संस्था से, कोई भी संस्था से जुड़ें, अपने शहर की संस्थाओं को जानें कि कौन है जो शेल्टर चला रहे हैं, कौन है जो आउटरीच कर रहे हैं, कौन है जो वीगन मूवमेंट। हर शहर में कोई ना कोई तो डेफिनेटली होता है, और नहीं तो कोई कुत्तों का फीडर होता है, सड़क के कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग। सोशल मीडिया पे मान लीजिए मिल गया कोई वीगनिज्म पर वीडियो और उस पर आपने एक बड़ा भावुक सा कमेंट लिख भी दिया तो भी उससे बहुत बात नहीं बनेगी। अब समय आ गया है, मैं फिर कह रहा हूँ, ठोस कार्रवाई करने का। ठीक है, तो आपके शहर में आपको जो संस्थाएं उपलब्ध हों जो सही काम करती हों, उनको जोड़ने का माध्यम बने, उनको जोड़ने का माध्यम बने। और बताइए, और कुछ ऐसा तो नहीं जो हम भूल रहे हैं? What can you do as an individual, as an organization, in a college, है ना? Make that thing so that what can you do? ठीक है, और उसके अलावा कोई चीज़ मिस हुई? नहीं, I think we talked a lot. Do you think it was all right? Oh, it was wonderful. मैं बस अब इसका इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ। I really want to see concrete action on ground. Thank you so much. आचार्य जी, आपको भी हमारी ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, बट कोई मुझे बोलता है कि ये आपको वास्तु के हिसाब से यहाँ रखनी है, तो फिर ये काम चलता है, बाकी तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। देखिए, ये भी ना चीजें आगे करेंगे बात इसके, ये सब भी चीजें इससे रिलेटेड है। वो जो फंडामेंटल इग्नोरेंस है ना, ये तो भी जिससे वास्तव निकलता है, बहुत सारे सुपरस्टिशंस निकलते हैं। मेरा बोलना है कि एक आदमी जो जानवरों को मारता है, अपने बच्चे को मारता होगा, ठीक उसी तरीके से एक आदमी जो सुपरस्टिशियस है, उसकी ज्यादा संभावना है एनिमल क्रुएल्टी। Yeah, so fundamentally it's the ignorance within that takes all these forms.